Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 8 of the chapter Hydrocarbons. हम लोग कर रहे थे methods of preparation of alkanes और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 3 sources होते हैं जिनसे हम alkanes को prepare कर सकते हैं. पहला तो है unsaturated hydrocarbons, दूसरा है alkyl halides और तीसरा है carboxylic acids. इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन को प्रिपेयर करते हैं तो उसके भी 2 मेथड्स होते हैं. पहला होता है डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा होता है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. तो पहले हम शुरू करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन से. पहली चीज कि जब आप उसको डीकार्बोक्सिलेशन या किसी भी एसिड से उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो एसिड होता है उसको पहले आप सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट, जो एसिड है वो बहुत ज्यादा आयोनिक नहीं होता. उसे सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने से उसकी आयोनिक नेचर बढ़ जाता है और उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है. तो सबसे पहला स्टेप, और इस केस में तो क्या होता है कि वो जो सोडियम हम डालते हैं उस सोडियम को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाद में. तो पहला स्टेप क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया और उसका सोडियम सॉल्ट बनाया और फिर इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं. डी मतलब निकाल देना, कार्ब मतलब कार्बन, ऑक्स मींस ऑक्सीजन. तो एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन और ऑक्सीजन निकाल दिया तो आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा. अब अगर आपको ऐसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा जिसमें अगर आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें से कार्बन और ऑक्सीजन निकाल दिया, एक कार्बन और ऑक्सीजन CO2 निकालने को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. तो एक कार्बन निकाल दिया अगर, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एल्केन मिलेगा, उसमें एक कार्बन कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से. ये चीज यहां पे याद रखनी होती है कि जो आपको एल्केन मिलेगा उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा. तो बाय डीकार्बोक्सिलेशन हम कैसे बनाते हैं? पहले तो हम सोडियम सॉल्ट बनाएंगे एसिड का. सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं. फिर उस सोडियम सॉल्ट को हम हीट अप करते हैं सोडा लाइम के साथ. सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का. इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो रिएक्ट करता है लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट नहीं करता. तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक तरह से कैटलिस्ट में डाल देते हैं कि एक कैटलिस्ट है. ये पार्टिसिपेट तो नहीं करता, मतलब रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन ये खुद जो है इसमें चेंज नहीं आता. लेकिन सोडा लाइम का जो सोडा पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो एक रिएक्टेंट की तरह एक्ट करता है. तो इसको जब हम हीट करते हैं सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ तो वो हमें एक एल्केन देता है और इस एल्केन में एक कार्बन कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से. क्यों? क्योंकि उसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन निकल जाते हैं और इसलिए आपके पास जो एल्केन आएगा उसमें एक कार्बन कम होगा. कार्बन एंड ऑक्सीजन के रिमूवल को जो है आप डीकार्बोक्सिलेशन बोलोगे एंड एक्चुअली तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को आप डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे. तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसा है. ये है सोडियम इथेनोएट जिसके साथ हम स्टार्ट किए. सोडियम इथेनोएट किस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट है इथेनोइक एसिड का. ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH. उसको H को हटा के आपने अगर सोडियम डाल दिया तो वो सोडियम सॉल्ट बन गया. तो CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये अब आयोनिक है. इसको रिएक्ट करते हैं सोडा लाइम के साथ. लाइम तो बन गया कैटलिस्ट कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है. अब इसको जब आप हीट करते हो इसको सोडा लाइम के साथ तो आपको क्या मिलता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये सोडियम तो आपने बाद में ही ऐड किया था क्योंकि आपने एसिड के साथ स्टार्ट किया था. तो ये CO2 और Na जो है ये निकल जाते हैं और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका NaO इसके साथ कंबाइन करता है. तो आपको मिले 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ठीक है, COONA और NaO मिलके बना देते हैं सोडियम कार्बोनेट. रह क्या गया? हाइड्रोजन. और यहां क्या रह गया? ये CH3. तो CH3 से जब COONA का ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे
3 हाइड्रोजन्स के साथ और एक कार्बन के साथ। जब ये कार्बन चला गया तो उस कार्बन के पास अब एक साइट अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो उसने बॉन्ड बनाया था वो कार्बन तो वो बॉन्ड टूट गया, तो उसकी जगह कौन लेता है? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन जाके CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? CH4। वो कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन। तो आपको, और मीथेन एल्केन होता है। और अब इस एल्केन आपने स्टार्ट किसके साथ किया था? इथेनोइक एसिड के साथ। और आपको मिला क्या? मीथेन। मीथेन में एक कार्बन कम है इथेनोइक एसिड से। तो जो भी एसिड से आप स्टार्ट करोगे उससे एक कार्बन कम आपको एल्केन मिलेगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो ये है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन को प्रिपेयर करना। अब ये एक सॉल्व एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसे भी मैं समझा दूं। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन? किस एसिड का सोडियम सॉल्ट आपको चाहिए होगा प्रोपेन की प्रिपरेशन में? अब आपको यहां प्रोपेन चाहिए, ठीक है। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन, और ये 3 कार्बन उस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? जिसमें 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन मतलब ब्यूटानोइक एसिड होगा। तो उसने पूछा है कि सोडियम सॉल्ट किस एसिड का सोडियम सॉल्ट जो है वो आपको प्रोपेन देगा? ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो है वो हमें प्रोपेन देगा, क्योंकि प्रोपेन में जब बनता है तो उसमें ओरिजिनल एसिड से एक कार्बन कम होना चाहिए। इक्वेशन लिखो तो ब्यूटानोइक एसिड है, तो ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट कौन होगा? सोडियम ब्यूटानोएट। सोडियम ब्यूटानोएट कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो एक हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन की जगह Na पॉजिटिव आ गया, तो आपको मिला CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको आपने हीट अप किया सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट अप किया। ये ट्रायंगल हीट दिखाता है। तो COONA और NaO ने मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना दिया, और हाइड्रोजन जाके यहां इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ये वाला बॉन्ड टूटा और जो हाइड्रोजन है वो जाके इस कार्बन से जुड़ गया, तो आपको क्या मिला? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। वो क्या है? प्रोपेन, ठीक है। तो आपको प्रोपेन मिलेगा ब्यूटानोइक एसिड से। ब्यूटानोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट कौन होगा? सोडियम ब्यूटानोएट। आपको सोडियम ब्यूटानोएट के रिएक्शन विद सोडा लाइम एंड सोडा लाइम से आपको क्या मिलेगा? प्रोपेन और सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन्स बनाते हैं। सेकेंड मेथड, अब ये है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। नाम ही बता देता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स का जो है वो ज्यादा अच्छा होता है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता तो आयोनिक है, लेकिन उसकी जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। और हमें चाहिए स्ट्रॉन्गली आयोनिक एसिड जो पानी में जाती है एकदम डिवाइड हो जाए सारे मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने यहां किया था कि हम उसे एक स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्यों कार्बोक्सिलिक? क्योंकि हम इसमें कौन से मेथड्स कर रहे हैं प्रिपरेशन के? कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन कैसे बनाते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसको हमने उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, और जब वो उसका सॉल्ट बनाएंगे तो वो हाईली आयोनिक हो जाएगा। और अब जब आप उसे पानी में डालोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो जब उसे डिसॉल्व करोगे पानी में तो वो एकदम डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, तो आपको जो यील्ड है, प्रोडक्ट है, वो ज्यादा मिलेगा। अगर आप सीधे एसिड को डाल देते तो क्या होता? आपको जो प्रोडक्ट है वो कम मिलता, क्योंकि जब आप एसिड डालते उसमें से सिर्फ शायद 2 या 3% ही डिसोसिएट करता, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 20% कर जाता, तो आपको सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट मिलता, और बाकी जो एसिड आपने डाला वो वेस्ट हो जाता। तो जब आप उसे आयोनिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो वो बिल्कुल आयोनिक, बिल्कुल अच्छे से आयंस में डिवाइड होता है, और फिर उसके इलेक्ट्रोलिसिस में आपको यील्ड ज्यादा मिलती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। किसको? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो वो हमें एल्केन तो देता है, लेकिन ये एल्केन हमेशा ऐसा होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इवन मतलब 2 4 6 8, ऑड नहीं होते 3 5
7 नहीं होते, इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि अभी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आपने मीथेन लिया तो दो मिथाइल ग्रुप्स ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? इथेन बनाएंगे। तो इसलिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। जब हम यहां करेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। अब ये एक रिएक्शन लिया हमने और इसको देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। कि आपने सोडियम सॉल्ट लिया एसिड का, जैसे आपने एग्जांपल क्या है, सोडियम एसिटेट आपने लिया। सोडियम एसिटेट लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब आपने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आपको COONA इसमें निकल जाएगा। COO नेगेटिव Na निकल जाता है। CH3 जो है, दो मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो आपको दो CH3 मिलेंगे। दोनों CH3 आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? इथेन बना देते हैं। और जो COONA पॉजिटिव निकले दो और दो मॉलिक्यूल्स वाटर के, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होता है। और आपने नोटिस किया कि इसमें हम जितने भी कार्बन एटम्स यहां होते, मान लो कि यहां पे एसिटेट ना करके प्रोपैनोएट होता, सोडियम प्रोपैनोएट, तो यहां पे CH3 CH2 COONA होता। तो CH3 CH2 और CH3 CH2 दो मिलके क्या बनाते हैं? ब्यूटेन बना देते हैं। अगर मैं प्रोपेन के साथ वो प्रोपैनोएट है, अगर ब्यूटानोएट के साथ स्टार्ट करती तो यहाँ पे 3 कार्बन होते और इस कार्बन को इग्नोर करो, ब्यूटानोएट में चौथा कार्बन जो है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में यूज हो जाएगा। तो अगर यहाँ 3 कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप बनता, तो 2 प्रोपाइल ग्रुप मिलके क्या दे देते आपको? 6 कार्बन एटम्स का, मतलब हेक्सेन बनता। मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो चाहे आपको मतलब इवन हो या ऑड हो, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट उसमें हमेशा, अगर ऑड ऑड है तो भी इवन हो जाएगा एड अप होके, इवन इवन है तो इवन होएगा ही होएगा एड अप होके। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन का जो पाथ है, ये रिएक्शन होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। हमें पता है कि हमने ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किया है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमने सोडियम एसिटेट लिया, उसमें वाटर में डिसॉल्व किया, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करोगे? 2 इलेक्ट्रोड्स बीच में डाल दोगे, उस टैंक के या उस बीकर के 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दोगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। अब जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं कैथोड। याद रखो कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जैसे डेनियल सेल में, बैटरीज में, वहां पर कैथोड और एनोड का चार्ज उल्टा होता है। यहां पे हम कहते हैं कि एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। वहां पर एनोड जो होता है नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। अब क्या करते हैं हमने उसमें सॉल्यूशन डाला और वो जो आपने सॉल्ट पानी में डाला, इससे पहले कि आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करो, सबसे पहले क्योंकि आपने आयोनिक कंपाउंड लिया था, पानी में जाते ही वो पहले ही आयनाइज हो जाता है। तो जैसे ही आपने सोडियम एसिटेट को पानी में डाला, सोडियम एसिटेट क्या होगा? वो टूट जाएगा अपने सोडियम पॉजिटिव आयन में और एसिटेट नेगेटिव आयन्स में। और इस रिएक्शन के लिए आपको मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ही वो दोनों का एल्काइल ग्रुप ज्वाइन करेगा। तो दैट इज द मिनिमम नंबर, आपको 2 मॉलिक्यूल्स तो चाहिए ही चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए। तो आपने 2CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिया, जो पानी में जाते ही डिसोसिएट हो गया, आपको एसिटेट आयन मिला और सोडियम आयन मिला। अब एसिटेट आयन तो नेगेटिवली चार्ज है और सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज एसिटेट आयन। तो सबसे पहले क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज एसिटेट आयन भाग के चला जाता है। और क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करता है, वो उसमें से जो एसिटेट आयन में, अब इसके ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को पहले देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। तो एक बॉन्ड तो वो बनाता है इस कार्बन के साथ,
कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसे इस कार्बन से मिल गया, 6 के बाद 1 मोर हो गया, 7 हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसे सोडियम से मिलता है और ये पूरी तरह से मिल जाता है, मतलब ये आयोनिक बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम से मिला, तो अब ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके खुद का नहीं था, इसने सोडियम से ले लिया, जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और क्योंकि ये एनोड की तरफ गया, तो एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज था वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें बहुत ज्यादा, एक मॉलिक्यूल से कहीं ज्यादा दम है उसमें, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो अब इस ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा कि वो वाला इलेक्ट्रॉन जो उसको नेगेटिवली चार्ज बना रहा था, अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में, 6 जो उसके अपने थे और एक जो उसने यूज कर लिया कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उसे मिल गया, तो इसलिए ये 6 जो उसके अपने थे और एक कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन पेयर्स में से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है। ऐसी स्पीशी जो कि चार्ज तो नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बहुत रिएक्टिव है। तो ये जो होती है इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसी स्पीशी जो होती है ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट होती है, बिल्कुल बीच में बनती है थोड़ी देर के लिए, और इसने, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फटाफट जाकर किसी के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। तो ये बहुत ही टेम्पररी फेज होता है एक फ्री रेडिकल के बनने का, बहुत अनस्टेबल होता है। अब देखो स्टोइकियोमेट्री देखो, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, तो फ्री रेडिकल हमें 2 मिले, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने ले लिया एनोड ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स थे तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकले होंगे, एक एक हर आयन से। ठीक है, एक आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, दोनों आयन्स जो हैं, आपको 2 आयन्स जो हैं वो 2 फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होता है कि इस फ्री रेडिकल को देखो, ये बहुत बड़ा सा फ्री रेडिकल है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन सकती है, तो ये जो कार्बन होता है और ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये डिसाइड करते हैं कि यार हमें ना ये चाहिए ही नहीं, ये नॉनसेंस, इस पूरी इतना बल्कि इतना मोटा सा फ्री रेडिकल बना, और मोटा जो होता है ना वो जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो वो बोलते हैं कि यार हमें इसके साथ रहना ही नहीं, हमें अलग करो, हम तो अपनी अच्छी भली गैस बना सकते हैं और हम निकल सकते हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम जाके इसके साथ कंबाइन करके कुछ और बनाएं। तो क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन जो है, ये इस कार्बन से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है ये भी लेके चला जाता है। इन दोनों कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो जब ये कार्बन चला गया कार्बन डाइऑक्साइड बना के, और जरा गुस्से से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला जाता है, हम तो गैस बने और हम तो जा रहे हैं, चले गए। दोनों मॉलिक्यूल्स में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बने, चले गए। अब रह गए ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और वो भी जिसमें इस कार्बन में अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला गया, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन पे रह गया। तो वो फ्री रेडिकल कौन बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गई, मॉलिक्यूल छोटा हो गया, फ्री रेडिकल छोटा हो गया, अब वो आसानी से रिएक्ट भी कर सकता है। और अननेसेसरी का बल्क जो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उसने तो छोड़ दिया कि यार हमें आना ही नहीं है इसमें, और चलो चले, और रह गए आपके पास मिथाइल ग्रुप। और फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है, उसको कोई रीजन नहीं है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैठा रहे, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो दोनों फ्री रेडिकल क्या डिसाइड करते हैं कि यार तेरे पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, चल आपस में शेयर कर लें। दोनों आपस में शेयर करते हैं, दोनों फ्री रेडिकल्स ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों आपस में कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, और मॉलिक्यूल बन जाता है इथेन। और इथेन क्या है? एल्केन। वही तो हम बनाना चाहते थे। इथेन में कितने कार्बन हैं? 2। ऑड है या इवन है? इवन है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आपको हाइड्रोकार्बन या एल्केन मिल जाता है। अब आपको इवन नंबर, अगर हम, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर होता इस एल्काइल ग्रुप का, अगर ये इथेन होता, मतलब इसमें 2 कार्बन होते तो 2 + 2 4 हो जाते, तो भी इवन मिलते। अगर ये एल्काइल ग्रुप जो है 3 कार्बन्स का होता, तो भी आपको, मतलब अगर आपको ये फ्री रेडिकल 3 कार्बन्स का मिलता तो भी आपको 6 हो जाते, 4 है तो 8 हो जाते। एल्केन में आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही एल्केन मिलेगा।
ये तो था रिएक्शन एनोड पे। अब कैथोड पे एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये भाई टूटा तो ये तो चला गया एनोड पे, तो ये जो सोडियम है इसको चले जाना, भाग जाना चाहिए कैथोड पे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि इसको, अगर ये एनोड पे गया तो ये बैठा है ना पॉजिटिव, तो ये कैथोड पे चला जाए। लेकिन सोडियम इतना स्ट्रॉन्गली आयोनिक नेचर रखता है और इस ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हाई है कि इसकी ये ज्यादा कंफर्टेबल है सॉल्यूशन में, ये जाके डिस्चार्ज नहीं होएगा कैथोड पे, ये सॉल्यूशन में ही रहेगा। नहीं भाई मेरे को कोई अपना चार्ज चूर्ज नहीं छोड़ना, मैं खुश हूं ऐसे, मैं ज्यादा स्टेबल हूं Na पॉजिटिव की फॉर्म में और मैं सॉल्यूशन में ही घूमूंगा। तो फिर कैथोड पे क्या होता है, कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है नेगेटिवली चार्ज कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो आसपास है वही उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है इस रिएक्शन में। तो वाटर मॉलिक्यूल भी पार्शियली आयनिक तो होता ही है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल को देता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है OH नेगेटिव बना देता है और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना देता है। अब हाइड्रोजन, फिर वही सिचुएशन हो गई कि हाइड्रोजन जो OH नेगेटिव है वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्या करे, वो क्या, अब वो तो कैथोड पे है, कैथोड ऑपोजिट इलेक्ट्रोड है, क्या अब ये हाइड्रोजन उड़ उड़ के जाएगा या भाग भाग के पानी के अंदर से जाएगा कि अरे भाई मिथाइल ग्रुप तू मेरे साथ मिल ले और हम मीथेन बना दें? इतनी दूर नहीं जाएगा वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो फालतू में वहां तक जाए। जब बिल्कुल साथ में दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, तो वो क्या करेगा, वहीं पे उसी इलेक्ट्रोड के आसपास ही जो फ्री रेडिकल्स हाइड्रोजन के बन रहे हैं वो दो आपस में ज्वाइन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, गैस बनी, उड़ जाओ, फ्रीडम, ठीक है। तो वो वहीं पे हाइड्रोजन बना के उड़ जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपको, आपने जिसके लिए रिएक्शन किया था वो तो आपको कैथोड सॉरी एनोड पे ही मिल गया था, कि एनोड पे आपको an aqueous solution at the anode, yes you get gives alkane containing even number of carbon atoms at the anode। तो आपको रिएक्शन तो जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था वो तो आपको एनोड पे ही आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एल्केन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। अब मीथेन इस प्रोसेस से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, क्यों? सिंपल है कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, और मीथेन में एक ही कार्बन एटम होता है, इवन नंबर नहीं है। और इवन नंबर जो, मानो कि कोई भी ऑड नंबर्ड होता कंपाउंड तो भी नहीं मिलता था, लेकिन मीथेन में तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ही जो है, अगर सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप भी होता तो मिथाइल होता, तो मिथाइल, 2 मिथाइल तो कम से कम चाहिए, क्योंकि वो दोनों ज्वाइन करेंगे फ्री रेडिकल्स। इसलिए मीथेन जो है इस प्रोसेस से कभी नहीं बन सकता। One, it is not even. दूसरा, you need at least 2 carbon. The alkane with at least 2 carbon atoms will be the first member that will be prepared. कि कम से कम 2 कार्बन एटम्स वाला जो होगा एल्केन, वो पहला मेंबर होगा ऐसी इस प्रोसेस को यूज करने के लिए, या इस प्रोसेस से एल्केन को बनाने के लिए। मीथेन तो कभी भी नहीं बना सकते आप इस मेथड से, इस मेथड से बना सकते हो जो हमने बनाया ही था, ठीक है। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसके साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करूंगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।